कैसे हो आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। हम फंडामेंटल राइट की पार्ट 4 में चल रहे थे। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास रुक गई थी बीच में, तो उस फोर्थ पार्ट 4 को कंप्लीट कराने मैंने सोचा आज ही कंप्लीट करा दूं, जिससे कि आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी बताइए। तैयार हैं सभी? तो प्रारंभ किया जाए। ये कौन है जो कह रहा है गुड इवनिंग मैम? मेरी चोटी कहाँ नजर आ रही है तुमको यार, जो तुम मेरे को मैम बोल रहे भैया? हाय, चलिए बहुत बढ़िया। तो समझते हैं। पहले मैं आपको 12 से लेकर 30 तक के सारे अनुच्छेद समझा चुका हूं। अब दिक्कत यह आती है कि 30 तक सारे आर्टिकल हमने समझ लिए, उसमें हमने 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम, उसके बाद 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद 25 से लेकर 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसके बाद 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, या एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, वो ऐसे लिख दिया मैंने, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। शैक्षणिक एवं अच्छा भाई, इसको नंबर निकालना। नहीं, बात कर लेते हैं। नंबर देना। 9772819427। क्या नाम था इसका? इसके कमेंट का फोटो ले लो, कमेंट का फोटो ले लो। इसके कमेंट ऊपर चला गया होगा, कमेंट का फोटो ले लो। सतीश बैरवा, कृपया करके मेरा फोन उठा लीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट में डायरेक्ट गाली दे रहे हैं। अगर आपने, अब दोबारा फोन मिला रहा हूं, अब अगर आपने दोबारा में फोन नहीं उठाया तो आपने जितने भी कोर्स ले रखे हैं, उन सब में ब्लॉक करवा दूंगा 1 सेकंड में। अभी उठा लीजिएगा आप दोबारा। ये लड़का जो है सतीश बैरवा के नाम से इसकी आईडी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये मुझे मतलब एक ऐसी गाली दे रहा है जो मुझे शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और ये माँ की गाली दे तो मैं आप सभी के सामने इसका कमेंट दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा एक शब्द छपाऊंगा, आप बताना क्या ये उचित है। फिर मैं इसका नंबर भी दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा टीचर हूँ तो आप भी कमेंट में लिख देना मैं ऐसा ही टीचर हूँ। अच्छा भाई, इसका कमेंट का स्क्रीनशॉट देना जरा, लाना, मुझे बताना कि क्या मैं ऐसा ही टीचर हूँ जैसा इसने बोला है। आप मुझे बताइए, मैं इसका नंबर भी बताऊंगा फिर आपको। अब मुझे बताना रियल में, या तो ये मेरे को बैक कॉल कर ले अभी कि अभी मैं कर रहा हूं, दोबारा उठा ले। हाँ, इस पर भेजो एक बार जरा। मैं बेटा दोबारा कॉल कर रहा हूं आपको, और एक बात बता रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, मेरा फोन उठा लो। मैं पढ़ाता अच्छा हूं, इंसान बहुत अच्छा हूं, नहीं तो तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, जिस जिले में बैठे हो, वहां से उठा लूंगा। ये बोल रहा हूं, मुझे कंप्लेंट करने में देर नहीं लगेगी, आपके अगेंस्ट एफआईआर करने में। फोन उठा लीजिए मेरा, मुझे केस करने में देर नहीं लगेगी, आपके नंबर से सारी डिटेल निकल आएगी। देखिए आप बताइए, क्या मैं ऐसा ही टीचर हूं क्या जैसा ये बोल रहा है? आप बताना मेरे को, मैं ऐसा टीचर हूं लगता है आपको? मैं ये कमेंट करे, इसके कमेंट में थोड़ा एक शब्द छुड़वा दो, बच्चों के सामने डिग्निटी है। रुको रुको रुको, एक मिनट,
छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी आएगा। अब बताइए आप, क्या मैं ऐसा टीचर हूं? ये जो कमेंट कर रहा है ये, मैं आपको लगता है कि मैं ऐसा टीचर हूं? आपको मैंने इसके साथ क्या अत्याचार किया है? आपके साथ मुझे एप्लीकेशन चलाते हुए 4 से 5 महीने हो गए। मुझे बताइए मैंने ऐसा क्या किया है जो इसके लिए, इसको मेरे लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ा? क्या मैंने 100-200 रुपए में पढ़ाकर, इसने तो 100 रुपए में कोर्स लिए हैं, क्या मैंने 100 रुपए में पढ़ाकर अत्याचार किया? आज टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास लेट हुई, उसके बाद भी अब मैं 2 घंटे पढ़ाने के लिए फिर भी रात में हाजिर हूं है, और कितना खुल दिल से पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट इस कदर क्लियर करूंगा कि शायद आपको कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। अब ये बताओ ये क्या शब्द लिख रहा है मेरे को, है क्या ये उचित है? चलिए मान लिया तुम मुझे गाली दे रहे हो, दे लो यार, मुझे दे लो। क्या मेरे को गाली देने से तुम्हें किसी चीज का फायदा पहुंचने वाला है? चलिए मान लिया मैंने तुम्हारी बात को, तुमने अपनी भड़ास निकाल ली, हो सकता है किसी कोचिंग वाले ने तुमको भेजा हो, तुमने निकाल भी ली। क्या तुम्हें गाली देने से, मेरे को गाली देने से तुम्हें क्या फायदा मिला? क्या तुम कलेक्टर बन गए मुझे गाली देने से? अगर मुझे गाली देने से या मुझे मारने से अगर तुम्हारा भविष्य बनता है तो मैं गाली खाने को तैयार हूं और मार भी खाने को तैयार हूं, मैं चाहूं तो आपके अगेंस्ट केवल इतना कहने के ऊपर कंप्लेंट कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक ही बात सोच के रुक जाऊंगा, बताए क्या? क्योंकि तुम एक स्टूडेंट होगे, तुम किसी के बहकावे में आके ये शब्द लिख तो गए होगे, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? और आप लोग एक बार इस बच्चे से पूछेगा, मैं इसका नंबर देता हूं आपको, आप इस बच्चे से पूछना कि मैंने क्या गलती की थी। मैं इसका नंबर दे रहा हूं आपको जब फुर्सत मिले तब इसको कॉल करके पूछना। इसका नंबर है, मैं ये लिख भी रहा हूं, लो नंबर, कोई डर नहीं रहा किसी से। इसका नंबर है 9772819 इससे पूछना कि मैंने क्या गलत किया था जो इससे मुझे गाली देनी पड़ी। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी वो नहीं करता, मैं तो किसी को ना तो कुछ गलत करता हूं किसी के साथ में, सिर्फ मैं पढ़ाने से मतलब रखता हूं, किसी के गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करता सामान्यतः। एक बार इससे पूछना अगर आपका मन करे तो, नहीं मन करे तो मत कर पूछना। चलिए आइए मैं टॉपिक पर आगे चलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी के गलत मुंह में लगूंगा तो कोई मतलब नहीं लगता। वो तो सीधी सी बात है, अगर यार नाला है, नाले में कीचड़ है और मैं भी अगर कीचड़ में पत्थर मारूंगा तो मेरे कपड़े गंदे होंगे। इससे बेहतर है कि मैं चुपचाप नाले के पास से निकल जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए आ जाए, मैं समझाना शुरू करता हूं। जी कहां से हटेगा यार अब, ये आ जाए आ जाए। मैंने इतने फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाए अभी तक, ठीक है? अब प्रश्न ये उठता है कि इन मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है 31 जो है, इसके बाद अनुच्छेद 31 जो है वो तो मोरारजी देसाई की सरकार ने 44 में संविधान संशोधन से हटवा दिया था, ठीक है? अब वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रहा है। अब आ जाए, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इनमें से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आम व्यक्ति क्या करेगा? क्लियर है? अब सुनते हैं इसमें। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक व्यवस्था की है, वो ये कि यदि इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में शरण ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट में इलाज करा सकता है। और यदि अगर वो चाहे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहे, तो वो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट में जाके शरण ले सकता है। और अब सुनो, इसका मतलब ये हो गया, ये हमारी कुछ प्रकार की बीमारियां मान लो, अब ये बुखार है, ये पेट में दर्द है, ये सिर में दर्द है, खोपड़े में दर्द है, ये मतलब जुकाम हो गया। अब अगर इनमें से कोई भी बीमारी हो तो आप अपना इलाज कराने के लिए इन 2 अस्पताल जा सकते हो, यानी उपचार कराने के लिए। क्या कराने के लिए? उपचार कराने के लिए। और उपचार कराओगे तो एक गली नंबर 32 में हॉस्पिटल है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, और एक गली नंबर 226 में हॉस्पिटल है, उसका नाम है हाई कोर्ट। ये दोनों आपका इलाज करेंगे, और इलाज करने के बाद आपके इलाज करने के लिए इनके पास 5 प्रकार की गोलियां होती हैं या 5 प्रकार के कैप्सूल होते हैं, और उन एक कैप्सूल को देंगे और उनको खाकर इंसान सही हो जाता है। अब वो कौन से कैप्सूल है? आ जाए, शॉर्ट में लिखूंगा, बाद में पूरा नाम भी लिखूंगा। पहला है हैबियस कॉर्पस,
दूसरा है मैंडामस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्ट्यूररी और अगला है को वारंटो। हैबियस कॉर्पस को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस को कहते हैं परमादेश, प्रोहिबिशन को कहते हैं प्रतिषेध, सर्ट्यूररी को कहते हैं उत्प्रेषण और को वारंटो को कहते हैं अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की गोलियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देंगे और आपका इलाज हो जाएगा। इसका मतलब इन 5 को जो बोलते हैं उन्हें कहते हैं रिट। रिट क्या कहते हैं? रिट। ये 5 कानूनी भाषा में रिट कहलाती हैं और हिंदी में समादेश कहते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास शक्ति है कि वो इनमें से कोई भी रिट परिस्थिति को देखते हुए जारी कर सकते हैं और सरकार को तथा अन्य प्राधिकारियों को आदेश देंगे कि वो आपके मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उससे आपको बचाएं। क्लियर है? लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो अनुच्छेद 32 के तहत जाओगे और अनुच्छेद 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाना आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाई कोर्ट जाओगे तो अनुच्छेद 226 के तहत जाओगे और 12 से 35 के बीच में जो मौलिक अधिकार है उसमें 226 नहीं पड़ता, यानी हाई कोर्ट जाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका मतलब हाई कोर्ट आपका इलाज करने से मना भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपका इलाज करने से मना नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलें आगे। अब यदि आप कहें तो मैं लिखवाऊं, अब डालें हेडिंग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। अभिमन्यु कह रहे हैं सर ये हो गया है। बेटा मैं वो वाली वीडियो ना बीच में रुक गई थी, मैं इसलिए डिलीट हो गई है, वो वीडियो डिलीट करवा दी हमने। मैं दोबारा से पूरे नोट्स बनवा रहा हूं आपको, आप दोबारा बना लें, या वहां तक लिख चुके हो तो उसके आगे आगे लिखना, वहां तक चुप रहो अभी थोड़ी देर, है ना। आ जाए, अब लिखिएगा। द मेयर हेडिंग है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरे साथ अगर आपके पास समय है तो 2 घंटे बने रहिएगा, 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे में फंडामेंटल राइट जबरदस्त करा दूंगा। आ जाए। A mere declaration of fundamental right in the constitution is meaningless without providing an effective machinery for their enforcement. मौलिक अधिकार संविधान में अर्थहीन हो जाते हैं यदि उनके क्रियान्वयन के लिए प्रभावी यांत्रिकी उपलब्ध न कराई जाए। if यदि and when they are violated, यदि इनका उल्लंघन होता है तब, इनका उल्लंघन होता है। संगीता गौतम, आप किस बैच की बात कर रहे हैं? इनका उल्लंघन होता है। पैरा चेंज। हेंस अतः
आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 मतलब पॉलिटी की तो बात कर रहे हैं, किस बैच की बात कर रहे हैं आप, ये पूछ रहा हूं। आर्टिकल 32 कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज। अरे इस बैच का नाम तो होगा कुछ, रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। इसलिए अनुच्छेद 32 संगीता गौतम जी, आप बैच का नाम लिखिए, बार बार अननेसेसरी कमेंट मत करो। जो बैच का नाम है वो बैच का नाम लिखो आप, क्या है। इसलिए अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में उपचार की व्यवस्था करता है, उपचार की व्यवस्था करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द राइट टू गेट the fundamental rights protected is in itself a fundamental right, itself a fundamental right। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 contains the following provisions, contains the following provision। अनुच्छेद 32 में निम्न प्रावधान देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद 32 में निम्न प्रावधान देखने को मिलते हैं। आ जाए, पहला तो यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आ जाए पहला, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of fundamental right, for the enforcement of fundamental right is guaranteed। चूंकि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। पॉइंट नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट
shall have power to issue writs, WRIT, writs for the enforcement of any of the fundamental right, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। और रिट कितने प्रकार की होती है? 5 होती है, वैसे मैं आगे समझाऊंगा, डोंट वरी। अगला देखो, अनुच्छेद 32 यह भी कहता है कि अगर संसद चाहे तो यह रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है, यानी कि अन्य न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। लेकिन अभी तक संविधान बनने से लेकर आज तक संसद ने रिट जारी करने का अधिकार किसी को नहीं दिया, ठीक है, अभी तक। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट जारी कर सकता है 226 के थ्रू। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी जारी नहीं कर सकती। आ जाए इसी में पार्लियामेंट कैन एम्पावर any other court to issue writs of all kinds, संसद के पास यह शक्ति है कि वह अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, पैरा चेंज। It is thus clear that अतः यह स्पष्ट है कि the Supreme Court has been constituted as the defender and guarantor it is thus clear that Supreme Court has been constituted as the defender and guarantor of the fundamental right of citizen। अतः यह स्पष्ट है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों अतः यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक और अभिभावक है। पैरा नहीं, इसी में लिखो, कॉपी जल्दी भर जाएगी, क्या फायदा, इसी में लिख लो। इट हैज बीन वेस्टेड with the original ये लाइन मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ओरिजिनल एंड वाइड वाइड powers for that purpose, और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास आरंभिक
आरंभिक और बृहद शक्ति प्राप्त है, बृहद शक्ति प्राप्त है। अब देखो, आरंभिक इसलिए कहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई व्यक्ति जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट के केस का सीधा प्रारंभ, आरंभ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, ओरिजिन। ठीक है, मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ, ना हाई कोर्ट जाओ ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। दूसरा, बृहद इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी बड़ी ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास कि कोई भी अन्य संसद भी इस सुप्रीम कोर्ट की ताकत को खत्म नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? इसी में लिखना, इसी में लिखना, ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल बिकॉज, आरंभिक क्योंकि ए सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आरंभिक, आरंभिक क्योंकि कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जा सकता है। इसी में वाइड बिकॉज, WID, वाइड बिकॉज, वाइड बिकॉज, बृहद इसलिए क्योंकि its power is not restricted, its power is not restricted by any authority। बृहद इसलिए क्योंकि संसद की, सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को, सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को कमजोर नहीं किया जा सकता, कमजोर नहीं किया जा सकता। पैरा चेंज, पैरा चेंज, पैरा चेंज। अब सुनो, अब यहां से मैं जो पहले ये क्लास ली थी, जो मैंने आज टेक्निकल कारण से रुक गई थी, तो अब इसके आगे पढ़ना शुरू करना बच्चे, जो मतलब जिन्होंने पढ़ लिया था उसके आगे आ जाएं। आप देखो, अब आगे की कहानी सुनना। सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की यह पावर एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव तब होता जब केवल सुप्रीम कोर्ट जा सकते होते। इसमें तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, इसीलिए केवल यह पावर एक्सक्लूसिवली नहीं है। एक्सक्लूसिव तब बोलते हैं, जैसे मान लो ये बोतल है, ये बोतल इस दुकान पे मिलती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बोतल एक्सक्लूसिवली इसी दुकान पे मिलती है, लेकिन ये तो और दुकानों पे भी मिलती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सक्लूसिवली इसी पे मिलती है। तो ये हाई कोर्ट जो है ये भी फंडामेंटल राइट में इलाज कर सकता है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ये पावर एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसका इलाज हाई कोर्ट में भी हो सकता है। ठीक है, अब पैरा चेंज, पैरा चेंज। द jurisdiction of Supreme Court, the jurisdiction of Supreme Court is original, is original, is original। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार आरंभिक क्षेत्राधिकार है, आरंभिक क्षेत्राधिकार है, आरंभिक क्षेत्राधिकार है, बट नॉट एक्सक्लूसिव, लेकिन विशेषाधिकार नहीं है। बट नॉट एक्सक्लूसिव, लेकिन विशेषाधिकार नहीं है।
बिकॉज क्योंकि क्योंकि इट इज कॉन्करेंट with the jurisdiction of High Court, with the jurisdiction of High Court, High Court under Article 226, under Article 226, क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उल्लंघन की स्थिति में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी जा सकता है, न्यायालय भी जा सकता है। यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति के पास कितने रास्ते हैं? दो रास्ते, या तो हाई कोर्ट चला जाए 226 से, या सुप्रीम कोर्ट चला जाए अनुच्छेद 32 से। आ जाए, चलें आगे। अब हेडिंग डालें, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर, अंतर क्लियर है? अब देखो सुनो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अंतर है वो गौर से सुनना, पहले समझ लें फिर मैं लिखवाऊंगा। आ जाए, एक तरफ अपन लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट और एक तरफ लिखते हैं हाई कोर्ट। तो कोई भी बंदा अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत जाएगा हाई कोर्ट। और अनुच्छेद 32 खुद फंडामेंटल राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाना आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाओगे तो 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी हाई कोर्ट जाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया पहला, कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन 226 के तहत हाई कोर्ट जाना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपका इलाज करेगा ही करेगा, मना नहीं करेगा, लेकिन हाई कोर्ट इलाज करने से मना भी कर सकता है। हो सकता है आप हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट कहते चल भाग यहां से। समझ में आ गया पहला अंतर? समझ में आ गया पहला अंतर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो इलाज करेगा वो पूरे भारत के व्यक्तियों के करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का दायरा पूरा भारत है, पूरे इंडिया के लोग भारत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में राज्य के क्षेत्राधिकार के लोग जाएंगे, मतलब ज्यूरिसडिक्शन जहां पर होगा, मतलब उस हाई कोर्ट में जितना बड़ा क्षेत्राधिकार आता होगा वहीं के लोग इसमें जा सकते हैं बस। दूसरा पॉइंट, मतलब दो अंतर हो गए। अब तीसरा अंतर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो केवल फंडामेंटल राइट में जारी कर सकता है। यानी भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार केवल फंडामेंटल राइट के केस में देता है। लेकिन हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो 226 के तहत फंडामेंटल राइट के केस में भी कर सकता है और अदर राइट के केस में भी कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट केवल एफआर के केस में रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट एफआर के साथ साथ अदर में भी करेगा। यानी इस दृष्टि से देखा जाए तो हाई कोर्ट बड़ा हो गया, हाई कोर्ट के पास पावर ज्यादा हो गई। इस दृष्टि से देखा जाए तो एरिया वाइज हाई कोर्ट छोटा हो गया, सुप्रीम कोर्ट बड़ा हो गया। और इस दृष्टि से देखा जाए तो मौलिक अधिकार की दृष्टि से तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो गया, हाई कोर्ट कमजोर हो गया। यानी कि पॉइंट समझ में आ गया? इस केस में मौलिक अधिकार है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो पूरे भारत में जारी करेगा, हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो केवल राज्य में करेगा, अपने ही क्षेत्राधिकार में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो केवल फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में करेगा, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा 226 में वो मौलिक अधिकारों के केस में भी करेगा और अन्य अधिकारों के केस में भी करेगा। अब आप कहोगे अन्य अधिकारों के केस में कैसे? उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार,
मान लो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ठीक है, और आपको टाइम पर सूचना नहीं मिली, नहीं मिली, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार से कानूनी अधिकार है, क्योंकि आरटीआई एक्ट जब पास हुआ था 2005 में, तो उसमें ये लीगल राइट बना दिया। अब अगर आपको टाइम पे सूचना नहीं मिली, तो आप इसके खिलाफ जो केस करोगे वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, हाई कोर्ट में करोगे, और हाई कोर्ट इसके लिए रिट इश्यू कर लेगा, क्योंकि ये अदर राइट है। लेकिन अगर यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? सेम मैं दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा में व्यक्ति को गांव में रोजगार मिलता है, और नहीं मिले तो ये कानूनी अधिकार है, और अगर नहीं मिलेगा तो आप हाई कोर्ट जाओगे, और हाई कोर्ट रिट इश्यू कर लेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू नहीं कर पाता। अब आप कहोगे क्यों नहीं कर पाता सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि अदर राइट में आप डायरेक्टली, अदर राइट में ऐसे समझो, अदर राइट, अदर राइट में आप क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं। जब जा ही नहीं सकते तो मेरे चाचा सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कहां से करेगा? अदर राइट में सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर ही नहीं है, जाओगे कहां? सीधे हाई कोर्ट ही। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट की केस में जा सकते हो, फंडामेंटल राइट में कर देगा। समझ में आ गया? अंगूठा लगाओ अपना अपना। चले आगे, आ जाए, आ जाए। अब लिखना, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय। अब लिखें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स। अरे शिल्पा सिंह के पूछ रही है रिट का मतलब बता दीजिए। मैडम पूरी रिट समझाऊंगा, लेकिन बैकग्राउंड तो तैयार करने दो मुझे, इतनी जल्दी में कहा हूं? आप सोना है आपको क्या? अरे ये पूछ रही है रिट हमारे लिए लाभदायक है हानिकारक? जब बताऊंगा ना तो आपको पता चलेगा अंबेडकर साहब ने क्या वरदान दिया है आपको। अभी रुक तो जाओ, आ जाओ। लिखें पहला, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट, ओनली फॉर द एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ऑफ फंडामेंटल राइट। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। वेयरएज, जबकि, वेयरएज, जबकि, जबकि ए हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, a high court can issue writs not only for fundamental right, not only for fundamental right, but also for other purposes, but also for other purposes। जबकि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ, मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी, अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। अगला, अगला पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स throughout the territory of India, throughout the territory of India, the territory of India, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय
शिल्पा सिंह कह रही है हमें रिट जानना है। थोड़ा सा रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, रिट जान नहीं जाओगे सिखा दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय केवल सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारत में रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारत में रिट जारी कर सकता है। वेयर एज जबकि ए हाईकोर्ट कैन इश्यू रिट्स within its jurisdiction only, within its jurisdiction only जबकि उच्च न्यायालय केवल अपने क्षेत्राधिकार में ही रिट जारी कर सकता है। केवल अपने क्षेत्राधिकार में ही रिट जारी कर सकता है। इसी में चलिएगा। ए रेमेडी अगला पॉइंट है ये, मतलब इसी में चलिएगा, हेडिंग दूसरी नहीं है, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा है ये। मतलब ए रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 a remedy under article 32 is in itself a fundamental right, अनुच्छेद 32 के तहत उपचार स्वयं एक मौलिक अधिकार होता है, एंड हेंस और इसलिए the Supreme Court may not refuse to exercise its writ jurisdiction. Refuse to exercise its writ jurisdiction. इसलिए सर्वोच्च अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार को जारी करने से मना नहीं कर सकता। इसी में लिखिएगा, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, ए रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 is a discretionary power of High Court. जबकि अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करना उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है।
उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, कि विवेकाधीन शक्ति है। इसलिए ए हाई कोर्ट may refuse its jurisdiction. इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट जारी करने के अधिकार को, अपने रिट जारी करने से मना कर सकता है। अब आप बताओ, हाई कोर्ट मना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट। अब लिखें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड as a defender and guarantor of fundamental rights. इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है। अब शुरू करते हैं रिट। अब डालो हेडिंग। चलिए बच्चा लोग, डालिए हेडिंग। अब डालो रिट। हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ रिट। अब बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं रिट को जानने के लिए? करो हाथ खड़े। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं रिट डालने के लिए? ओ, रिट डालने के लिए कह रहा हूं, रिट को समझने के लिए। बोलो। ऐसे समझाऊंगा, ऐसे एक ही बार में समझ में आ जाइए। शुरू करें? चलिए आ जाओ। देखिए 5 प्रकार की रिट होती हैं, 5 प्रकार की। अब पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आ गया? अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है जरा गौर से सुनना। शुरू करो। इसमें इस वक्त स्किप मत कर देना, मामला फंस जाएगा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है समझते हैं। चलो इसको देखिए, गौर से सुनो। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने या किसी सरकारी कर्मचारी ने या किसी ने भी गिरफ्तार कर लिया है, मान लो पुलिस थाने में किसी को गिरफ्तार कर लिया है, तो नियम के अनुसार 24 घंटे के अंदर थाने में रजिस्टर में एंट्री होने से 24 घंटे के भीतर जज साहब के सामने यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर। और अगर 24 घंटे के भीतर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती है और अपने ही थाने में बिठाए रखती है या कहीं और बिठाए रखती है, तो जिसको गिरफ्तार कर रखा है वो बंदा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकता है। या तो वो बंदा तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वो जेल में है, तो उसके परिवार का, उसके मम्मी पापा, पति पत्नी या कोई भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दे कि मेरे बेटा या मेरी बेटी या मेरे पति या मेरी पत्नी को पुलिस ने 24 घंटे से ज्यादा टाइम से थाने में बिठा रखा है और जज साहब के सामने पेश नहीं किया अभी तक। और जैसे ही आपने यहां पर जज सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बात बोली, देख लेना थाने में तूफान आ जाएगा, तूफान। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट थाने में बात नहीं करता।
सुप्रीम कोर्ट जो बात करता है वो सीधी होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी या तो गृह सचिव से बात करेगा या फिर राज्य के डीजीपी से बात करेगा बस। और सुप्रीम कोर्ट का जब फैक्स आता है ना, फैक्स अगर डीजीपी के फैक्स आ गया सामने और उस पर लिखा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो डीजीपी को ना सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा कि 24 घंटे में थाने में जज साहब के सामने पेश क्यों नहीं किया। और इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर्वोच्च न्यायालय जिसने गिरफ्तार किया है उसी को एक रिट जारी करता है और कहता है कि जिसे बंदी बनाया है उसे प्रत्यक्ष करो कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने। और सुनो, ये रिट इधर देखना, इधर ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी आदमी के विरुद्ध कर सकता है, जैसे थाने में पुलिस के सामने, या किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध के लिए कर सकता है, या किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अगर उसने गिरफ्तार कर लिया है तो, और 24 घंटे में पेश नहीं किया। साथ ही प्राइवेट आदमी के विरुद्ध भी कर सकता है। मान लो एक लड़का है, मोहित है, इसमें मोहित को किसी पड़ोसी ने गिरफ्तार कर लिया, अपने अंदर ताला, घर में ताला लगा के मोहित को बंद कर लिया, तो मोहित के मम्मी पापा सुप्रीम कोर्ट जाके कह सकते हैं कि मेरे बेटे मोहित को पड़ोसी ने अपने घर में बंदी बना लिया है, और उसके पड़ोसी के विरुद्ध भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हो सकती है। यानी कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकार के विरुद्ध भी जारी हो सकती है और प्राइवेट के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। अगर किसी पड़ोसी ने गिरफ्तार कर लिया हो, इसको बंद कर लिया हो अंदर, तो इसके मम्मी पापा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पड़ोसन ने किया हो गिरफ्तार इस मोहित को, तो ये मम्मी पापा से कहेगा कि नहीं जाओ, अच्छा लगता है यहां पे। बताओ समझ में आ गया या नहीं आया? जल्दी बोलो। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आयला कि नहीं आयला? आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताता हूं, सुनो तुमको, अब नॉलेज देता हूं तुमको। एक्चुअली लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, लोगों को अनुच्छेद 32 पता नहीं है, बंदी प्रत्यक्षीकरण पता नहीं है, तो इसलिए लोगों के साथ पुलिस वाले थाने में बिठाए रखते हैं। 24 तो छोड़ो, 2 3 दिन बिठाए रखते हैं। लेकिन लोग अगर पढ़ लिख जाए ना और अपने मौलिक अधिकार को समझ जाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को, तो भारत में तूफान आ जाएगा, तूफान। भारत में तूफान आ जाएगा, तूफान। क्लियर हो गया? अब बताऊं, कुछ लोग ज़्यादा चालाक होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही चालाक नहीं होते। एक बार उत्तर प्रदेश में एक गांव का थाना था। गौर से सुनना मेरी बात को। गांव का थाना था, उस थाने में पुलिस वालों ने किसी चोरी के इल्ज़ाम में किसी आदमी को बिठा रखा था, और जो उस बिठा रखा था, एक लड़के को, मान लो 25-30 साल का लड़का था, उसको थाने में बिठा रखा था 3 दिन से पुलिस वालों ने। और उस जो लड़के के पिताजी थे, रोज पुलिस वालों से थाने में आके कहते थे, दरोगा जी मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा बेकसूर है, इसे थाने से रिहा कर दो। और पुलिस वाले रोज उसके लड़के को मारते थे और पिताजी को रोज गाली गलौज करके कहते थे, भाग जा नहीं तो तू भी अंदर चला जाएगा। अब पिताजी बड़े परेशान, 3-4 दिन पिताजी ने चक्कर काटे, थाने के दरोगा जी के पैर छुए कि दरोगा जी माफ़ कर दो मेरे बेटे को, प्लीज़, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। लेकिन दरोगा जी टस से मस नहीं हुए। तब जाके उसके पिताजी जो थे, बेटे के पिताजी जेल में बनता, उसके पिताजी जो थे वो सांप का काम करते थे, सपेरे थे वो, सांप देखते थे, जंगल में जाते हैं, 25-30 सांप पकड़ते हैं, एक प्लास्टिक की बोरी लेते हैं और बोरी में 25-30 सांप रख लेते हैं, गांठ बांध लेते हैं, और जाके उस बोरी को साइकिल पर लग के कैरियर पे अपने कंधे पर टांग लेते हैं और जाके थाने में पहुंच जाते हैं। पहले तो सांप को बंधा रहने देते हैं थाने के साइड में, और फिर क्या कहते हैं, दरोगा जी से पहले तो पैर छू के कहते हैं, दरोगा जी मेरे बच्चे को माफ कर दो, दरोगा जी प्लीज मेरे बच्चे को रिहा कर दो, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। लेकिन दरोगा जी फिर भी नहीं मानते और दरोगा जी लात और मार देते हैं। तो बाबा ये कहते हैं, उसके पिताजी कहते हैं कि प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, मैं आपके पैर छूंगा, पैर छू के धो के पानी पीऊंगा। और जैसा दरोगा जी से, दरोगा जी जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगा, मेरे बच्चे को रिहा कर दो। लेकिन दरोगा जी उसके पिताजी को भी लात मार देते हैं। तब वो क्या करता है, दरोगा जी से कहता है, दरोगा जी मैं पूरी खिड़कियां बंद कर दे रहा हूं, गेट बंद कर दे रहा हूं, आप जो कहोगे वैसे पैर छूंगा आपके। और वो क्या करता है, खिड़की थी थाने की बंद कर देता है, गेट अंदर से कुंडी लगा देता है,
और जाके फिर दरोगा जी से कहता है, दरोगा जी मेरे बच्चे को छोड़ दो। दरोगा जी कहते हैं नहीं छोड़ूंगा। और उस वक्त दरोगा जी बैठे थे थाने में और 2-3 सिपाही खड़े थे, और सिपाही भी कहते थे, ओ बुड्ढे पागल है क्या, कहां गए थे, निम्मार खाएगा। अब लड़के के पिताजी को आ गई गुस्सा। अब लड़के के पिताजी ने सांप की जो बोरी थी उसको खोला और अंदर ही अंदर थाने में छोड़ दिया, और खिड़की से और गेट खोल के बाहर निकल गया और बाहर से गेट का लॉक लगा दिया। अब अंदर सांप और दरोगा जी और 2 सिपाही, अंदर हो रहा है नागिन नागिन। अब मजा आ रहा है। अब दरोगा जी चिल्ला रहे हैं, मेरे ओ भाई बाबा हटो, बाबा छोड़ दो इसको, बाबा निकालो बाहर। अब दरोगा जी के सांप लौट रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। अब भाई साहब आधा घंटा होता है ड्रामा। अब खेल में आता है मजा। और 5 मिनट के अंदर लड़के को जेल से बाहर कर दिया। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण पार्ट 2, हैबियस कॉर्पस पार्ट 2। जहां संविधान काम नहीं करता वहां कभी कभी इंसान को घी को गरम डब्बा नहीं करना पड़ता, सीधा डब्बे कोई पिघला के निकाल लेता है घी। समझ में आ गया कि नहीं आया आपको, बताओ बड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसके चक्कर में बाबा ने सोचा कहां जाऊं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ला हटा बैंड बजा देता हूं अभी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर लिखवाऊं अब लिख लो। अब लिखें, इसमें लिखिएगा, पहले डालो हेडिंग टाइप्स ऑफ रिट। टाइप्स ऑफ रिट, समादेश के प्रकार, समादेश के प्रकार या रिट के प्रकार, के प्रकार। रिट के प्रकार। अब इसमें लिखो हैबियस कॉर्पस, पहला डालना हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। लिखें हैबियस कॉर्पस इज ए लैटिन टर्म, हैबियस कॉर्पस इज ए लैटिन टर्म, हैबियस कॉर्पस इज ए लैटिन टर्म। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस इंग्लिश वाला शब्द एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है। इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर issued by the court, issued by the court. It is an order issued by the court to a person, to a person, to a person who has detained, who has detained another person, who has detained another person. यह न्यायालय का एक ऐसा आदेश होता है, यह न्यायालय का एक ऐसा आदेश होता है, आदेश होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया होता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है, होता है, होता है जिसमें, जिसमें न्यायालय, जिसमें किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बंदी बना रखा है, दूसरे व्यक्ति को बंदी बना रखा है, कॉमा टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर, द बॉडी ऑफ द लेटर, letter LATTER, to produce the body of the letter before it, letter before it, ताकि बंदी व्यक्ति को रिहा किया जा सके, बंदी व्यक्ति को रिहा किया जा सके, व्यक्ति को रिहा किया जा सके। The court then examines, the court then examines the legality of detention, the legality of detention. इसमें न्यायालय, इसमें न्यायालय
गिरफ्तारी की वैधानिकता का परीक्षण करता है, गिरफ्तारी की वैधानिकता का परीक्षण करता है, का परीक्षण करता है। इसी में इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन, इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री, इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री। और इसमें व्यक्ति को रिहा करा दिया जाता है, और इसमें व्यक्ति को रिहा करा दिया जाता है if the detention is found to be illegal, if the detention is found to be illegal, यदि गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई है, यदि गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई है, तरीके से की गई है। इसलिए this writ is a milestone of individual liberty, against arbitrary detention, against arbitrary detention। इसलिए यह रिट तानाशाही पूर्ण गिरफ्तारी के विरुद्ध, तानाशाही पूर्ण गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होती है। मतलब अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो उसके विरुद्ध, जिसने गिरफ्तार किया है उसके विरुद्ध यह रिट जारी हो जाएगी, और जिसे गिरफ्तार किया है वो रिहा हो जाएगा। चाहे भले ही पड़ोसी गिरफ्तार कर ले, कोई प्राइवेट आदमी गिरफ्तार कर ले, मतलब यह मत सोचना कि पुलिस वाले ही कर लें या केवल सरकार कर ले, आम आदमी भी कर ले तो भी। क्लियर हो गया? अब पैरा चेंज करें, पैरा चेंज। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस can be issued against both government and private authorities, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सरकारी प्राधिकारियों के साथ साथ निजी प्राधिकारियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। आप बताइए, क्लियर है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्लियर है? अगर क्लियर है तो अंगूठे लगा दो। एक बच्चा पूछ रहा है, राजकुमार सैनी, अगर किसी व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया है तो वो कितने घंटे कोर्ट में रहेगा? बेटा 24 घंटे में पेश करना पड़ेगा, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे संडे हो चाहे होली हो चाहे दिवाली हो चाहे नई साल हो, कुछ भी हो। प्रत्येक दिन एक स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठता है कोर्ट में, स्पेशल मजिस्ट्रेट, छुट्टी वाले दिन भी बैठता है। बात समझ में आ गई नहीं आई? क्लियर हो गया? अब सुनो, मुझे लगा था कि सर जनरली ये रिट जल्दी हो जाएंगी, बट चूंकि एक एक रिट में 15-15, 20-20 मिनट लगेंगी, तो मैं नहीं चाहता कि अब आपके साथ अत्याचार करूं। रात का टाइम हो रहा है, आप सुबह से पढ़ रहे होंगे,
तो मेरा मानना है कि मैं बंदी प्रत्यक्षीकरण तक करा दिया है। अब ये 4 जो रेट रह गई हैं, क्योंकि मेरे को एक एक रेट में आधा आधा घंटा लगेगा, 15-15 मिनट लगेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ सुकून से कराऊँ आपको अगली क्लासेस में, क्योंकि ज़्यादा आपका मतलब जल्दी खींच के मतलब कोई नहीं है। मैं सोचा था ख़त्म करा दूँ, बट मामला फंसेगा, तो इसलिए वो नहीं लग रहा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर आप बस करो। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको। अब 4 रेट रह गए, क्योंकि मुझे अब परमादेश है, इतनी मज़ेदार रेट है, मतलब ऐसे समझानी है चुटकी चुटकी में कि एक झटके में समझा दूंगा। लेकिन समझाने में थोड़ा मेरे को क्या होता है ना कि स्टोरी बनानी पड़ती है, कहानी बनानी पड़ती है, उसमें मलहम पट्टी से लगानी पड़ती है, तब मज़ा आता है बच्चे को। अब डायरेक्ट समझाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अब ऐसा करते हैं, परमादेश और जो 3 रेट रह गई हैं, मतलब मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और कोवारंटो, ये हम फंडामेंटल राइट की पार्ट 4 और करेंगे, पार्ट 5 और रखेंगे। 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट हो गया। अब 5वां पार्ट और रखता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अभी आज के बाद शायद 2 दिन मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि 2 दिन तक मैं थोड़ा सा बाहर रहूँगा, ठीक है। तो 2 दिन के बाद मैं इसको मिलूंगा आपकी क्लास में, तो 2 दिन के बाद ये फंडामेंटल राइट का रिमेनिंग पार्ट कराऊंगा आपको, ठीक है। कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेम टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद और गुड नाइट आप सभी को।